टाइम अप, टाइम अप सर, टाइम अप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज के इस वीडियो में जीएस के डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव को कंटिन्यू करते हुए आज हम डे 11 के क्वेश्चंस और उसके आंसर के अप्रोचेस को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी वीडियोस हैं, वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड हैं, आप उन्हें वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो डेली क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है, उनके सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए आपको एक मॉडल आंसर का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आप ओनली आईएएस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। राइट, चलो फिर आज का जो वीडियो है उससे हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहले मेन टॉपिक है उसे हम समझते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है इट इज रिगार्डिंग इंडियन सोसाइटी। सो जैसा आप जानते हैं कि अभी तक हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। अब हमारा हिस्ट्री का जो मेन पोर्शंस थे वो हमने ऑलमोस्ट सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो अब हम इंडियन सोसाइटी के ऊपर जा रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। ऑलराइट, सो मेन जो हमारा टॉपिक है इट टॉक्स अबाउट सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, देन रोल ऑफ वुमेन्स एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक है। इसी के बेस पर आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले जो आज का क्वेश्चन है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। The question says that it is critical to ensure cultural and ethnic heterogeneity in the education system, not only to enrich human learning and experience, but also to realize unity and diversity. Elaborate. ठीक है, ये 10 मार्क का क्वेश्चन है जिसको आपको 150 वर्ड्स के अंदर लिखना था। ठीक है, आई होप आप सबने इसका आंसर लिख लिया होगा। अब हम इसे डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को ब्रेक करना है, क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, ताकि हमें एग्जैक्टली समझ आ जाए कि एग्जैक्टली क्वेश्चन की डिमांड क्या है और किस तरीके से आफ्टर ऑल हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, फिर किस तरीके से इसकी डिमांड्स को फुलफिल करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि इट इज क्रिटिकल। क्रिटिकल मीन्स इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, उसमें एक होमोजेनिटी ना आए। होमोजेनिटी ना आए, रादर उसके अंदर कल्चरल और एथनिक लेवल पे एक हेट्रोजेनिटी है। ठीक है, इसको हम थोड़ी देर में समझेंगे। और जो ये हेट्रोजेनिटी चाहिए हमें, उसके दो मेन रीजंस हैं। पहला रीजन है कि हमें ह्यूमन लर्निंग और एक्सपीरियंस को थोड़ा सा वाइडन करना है, पहली चीज तो। और दूसरा बोल रहा है कि हमें यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का जो कंसेप्ट है वो भी तो बच्चों को सिखाना है। राइट, ये दोनों चीजों के लिए जो हेट्रोजेनिटी है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को एलेबोरेट करने के लिए बोला गया है, मतलब इसी को एक्सप्लेन करने को बोला गया है। ठीक है, सो देखो, हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ ना आया हो या फिर इस क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो। सो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को छोटे पार्ट में ब्रेक करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि देखो, दो चीजें होती हैं। पहली चीज तो एक होता है होमोजेनिटी, ठीक है, एक होता है हेट्रोजेनिटी। ठीक है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनिटी एंड हेट्रोजेनिटी? मैं आपको एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल देता हूं। जैसे सपोज देयर इज अ बैग। ठीक है, बैग है। जैसे सपोज देयर आर 10 एप्पल्स। ठीक है, 10 एप्पल्स इसके अंदर आपने डाल दिए, और 10 के 10 एप्पल अगर इस पर्टिकुलर बैग के अंदर है, तो विल से दैट दिस पर्टिकुलर बैग इज अ होमोजेनियस बैग, जिसके अंदर जो भी अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सबके सब सेम है। ठीक है, मतलब व्हाटएवर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर देयर, दे आर ऑल सेम। ठीक है, ये चीज हो गई होमोजेनिटी। अब हेट्रोजेनिटी का मेन मीनिंग क्या होता है? देखिए, हेट्रोजेनिटी का मेन मीनिंग होता है कि अगर इस 10 एप्पल्स के साथ मान लो मैं एक ऑरेंज डाल देता हूं, ठीक है, और एक मैंगो डाल देता हूं। नाउ इस पर्टिकुलर बैग में along with apples we also have oranges and we also have mangoes. Now this particular bag जो है, अब इसे हम heterogeneous bag कहते हैं, मतलब कि इसके अंदर के जो constituents हैं they are different constituents. ठीक है, सो आई होप आप ये समझ गए। नाउ दिस वाज अ वेरी बेसिक एग्जांपल जिसके अंदर मैंने आपको होमोजेनिटी वर्सेस हेट्रोजेनिटी का एग्जांपल समझाया। नाउ इसे अगर हम एजुकेशन सिस्टम के साथ कंपेयर करें तो देखो किस तरीके से कर सकते हैं। मान लो कि हमारा ये एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम का हमारा करिकुलम है, मतलब बच्चे को क्या पढ़ाना है, आप वो सिलेबस डिसाइड कर रहे हो। ठीक है, या फिर आप वो करिकुलम डिसाइड कर रहे हो कि आपका जो भी एजुकेशन सिस्टम होगा वो इस साल बच्चों को क्या क्या शिक्षा देगा, क्या क्या एजुकेशन देगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आप इसके अंदर सिर्फ मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऐसे ऐसे रखते हैं जो कि नेचुरल साइंसेस है। जस्ट सपोज आप सिर्फ इसके बारे में बात करते हो। ठीक है, सिर्फ आपने नेचुरल साइंस सिखाया, मतलब लोगों को आपने पीसीएमबी में अच्छे से आपने सब कुछ बता दिया। मतलब द पॉइंट इज, जितने भी बच्चे हैं वो साइंसेस तो बहुत अच्छे तरीके से सीख गए, बट क्या इन बच्चों को अपने कल्चर के बारे में पता है? क्या इन पर्टिकुलर बच्चों को अपने एथनिसिटी के बारे में पता है? क्या उनको अपने नेशन के बारे में पता है? क्या उनको अपने सोसाइटी के बारे में पता है? नो, बिकॉज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर मैथ्स, ये चारों ही सब्जेक्ट जितने भी इंपॉर्टेंट हो आज के टाइम में, बट दे कैन नॉट टीच दीज थिंग्स। कल्चर, एथनिसिटी, सोसाइटल चीजें, ये सब चीजें नहीं सिखा सकती है। राइट, तो इसी का मतलब है जब आप सिर्फ और सिर्फ साइंस को पढ़ा रहे हो अपने सब्जेक्ट्स में, इसे कहते हैं दैट पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम इज अ होमोजेनियस एजुकेशन सिस्टम। मतलब वो सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस कर रहा है, वो सिर्फ इस चीज के ऊपर फोकस कर रहा है कि मैं किस तरीके से बच्चों को कुछ ऐसा एजुकेशन दूं जिससे बच्चों को जॉब मिल जाएगा जाकर। ठीक है, मतलब कि वो पर्टिकुलर एजुकेशन उनको आगे के लिए तैयार तो कर सकता है, उनको आने वाली जॉब के लिए तो रेडी कर सकता है, बट शायद उनको अपने कल्चर, अपनी सोसाइटी के बारे में कुछ भी चीजें पता ना हो।
राइट तो हमें बेसिकली एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना है जिसे हेट्रोजीनस हम कह सके। सो हेट्रोजीनस एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या होगा? पहली चीज तो इसके अंदर नेचुरल साइंसेस हो सकते हैं, जैसे कि ये सब है, दीज आर ऑल कॉल्ड एज नेचुरल साइंसेस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये सब नेचुरल साइंस है। देन वी कैन हैव मैथ्स, राइट, कॉमर्स, ये सब चीजें ना। अलॉन्ग विद दीज थिंग्स, मतलब अलॉन्ग विद ट्रेडिशनल थिंग्स वी शुड ऑल्सो इनकलकेट, मतलब हमारे करिकुलम में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कल्चर से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, हमारे नेशन से रिलेटेड, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड ये सब चीजें भी होनी चाहिए। साथ ही साथ हम एनवायरनमेंट से क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, अपने आसपास के सराउंडिंग से क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, ये सब चीजें, जैसे हम सिंपल वर्ड्स में वैल्यू साइंस कहते हैं, राइट, ये सब चीजें भी आपके एजुकेशन सिस्टम में होनी चाहिए। एंड ओनली देन एक पर्टिकुलर बच्चा जो है वो एक हॉलिस्टिकली अपने आप को डेवलप कर पाएगा। ठीक है, देखो आई होप आप समझ रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ साइंस अगर आप सीख कर आगे जाकर जॉब कर भी लेते हैं बट स्टिल यू डोंट नो अबाउट द सोसाइटी, देन आपकी एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं अधूरी है। तो आपको अपने एजुकेशन सिस्टम को एनरिच करने के लिए, इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हेट्रोजीनस हो। ठीक है, आई होप दिस मच इतना क्लियर हो गया आपका। ओके, अब देखिए, आई होप इतना क्लियर हो गया। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं एज टू क्वेश्चन के अंदर क्या डिमांड कर रहा है। तो बोल रहा है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो हेट्रोजीनस होना चाहिए। दो डिफरेंट फील्ड्स की बात किया है, एक बोल रहा है कल्चरल फील्ड में और एक बोल रहा है एथनिक फील्ड में। बोल रहा है इन दोनों ही फील्ड्स के अंदर हमारा एजुकेशन सिस्टम हेट्रोजीनस होना चाहिए, मतलब अलग अलग चीजों को हमारे जो भी बच्चे वगैरह हैं एजुकेशन सिस्टम में जो है उनको अलग अलग चीजें पढ़ानी है, सिर्फ एक ही चीजें नहीं पढ़ानी है। अब पॉइंट बोल रहा है कि जो हमें ये अपने एजुकेशन सिस्टम को हेट्रोजीनस रखना है, वो हेट्रोजीनस क्यों रखना है? तो उसके दो मेन रीजन दे रहा है क्वेश्चन। पहला रीजन बोल रहा है टू एनरिच ह्यूमन लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, जिसके बारे में अभी हमने बात की कि उसको लर्निंग और एक्सपीरियंस जो है काफी ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। अगर मैं किसी बच्चे को सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पढ़ाता हूं तो उसको सिर्फ इन तीन सब्जेक्ट्स का नॉलेज मिलेगा। बट अगर मैं उसके करिकुलम में, उसके सब्जेक्ट्स में हेट्रोजेनिटी डालता हूं, अगर मैं हेट्रोजेनिटी डालूंगा तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली उसकी लर्निंग, उसका एक्सपीरियंस, जो भी उसका नॉलेज है, उसका बेस काफी ज्यादा वाइड हो जाएगा, मतलब काफी ज्यादा चीजें उसको पता है, काफी ज्यादा चीजों के बारे में उसे पता है। तो पहली चीज तो ये, तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है कि हेट्रोजेनिटी होनी चाहिए ताकि ह्यूमन लर्निंग, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस और ज्यादा स्ट्रांग हो सके, पहली चीज तो। और सेकंड चीज जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये बोल रहा है कि हेट्रोजेनिटी इसलिए भी होनी चाहिए ताकि इंडिया के अंदर जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है उसे भी तो लोग समझ सकें। देखो, अगर हम कल्चरल और एथनिक सेंस की बात करें तो मान लेते हैं कि देयर इज अ स्मॉल विलेज, जस्ट सपोज देयर इज अ स्मॉल विलेज इन महाराष्ट्र एंड जस्ट सपोज देयर इज अ स्मॉल विलेज इन अरुणाचल प्रदेश। नाउ यहाँ के जो लोग हैं उनको क्या यहाँ का कल्चर पता चलेगा? डायरेक्टली तो पता नहीं चलने वाला, राइट। सिमिलरली अरुणाचल के लोगों को महाराष्ट्र का कल्चर डायरेक्टली पता नहीं चलेगा। नाउ ओनली इफ हम अपने डाइवर्सिटी को, डाइवर्सिटी देखो, इंडिया जो है एक डाइवर्स कंट्री है, इंडिया के अंदर डिफरेंट एथनिसिटी के लोग, डिफरेंट नेशन के लोग एक्चुअली, ठीक है, यहाँ पर नेशन का मतलब होता है रेस, ठीक है, डिफरेंट रेस के लोग, डिफरेंट क्लास के लोग, डिफरेंट कास्ट को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, डिफरेंट रिलीजन कर सकते हो, डिफरेंट रीजन के लोग, राइट, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग, हर टाइप के यहाँ पर हेट्रोजेनिटी जो है इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर हमारी डाइवर्सिटी इतनी स्ट्रांग है, अगर हमारी डाइवर्सिटी इतनी स्ट्रांग है और इसके बावजूद सबके सब इंडिया एज अ नेशन में रह रहे हैं, एक सिंगल कंट्री में रह रहे हैं, तो क्या इंडिया के डिफरेंट स्टेट के लोगों को एक दूसरे के कल्चर के बारे में पता नहीं होना चाहिए? राइट, बिल्कुल पता होना चाहिए। और इसी कल्चर के बारे में बताने के लिए आप हमारे एजुकेशन सिस्टम को और ज्यादा यहाँ पर हेट्रोजीनस बना सकते हो। हेट्रोजीनस बनाओगे तो आप एक पर्टिकुलर स्टेट का कल्चर दूसरे स्टेट को बताओगे, सेकंड स्टेट का कल्चर आप पहले स्टेट को बताओगे, और इस तरीके से आपकी जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में सबको पता चलेगा। और इस चीज को हमारा जो यूथ है आज का, वो एक्चुअली अप्रिशिएट कर पाएगा कि हम लोग एक्चुअली इतने ज्यादा डाइवर्स होने के बावजूद एक यूनिफाइड फैक्टर में रहते हैं, एंड दैट कैन बी एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड थिंग, राइट। इस चीज को आई होप आप समझ गए, ठीक है। अब देखिए, अब हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डील करते हैं कि एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन के जो दोनों ही पार्ट्स हैं, किस तरीके से वो लोग पूछ रहे हैं, आई होप आप उस चीज को समझ गए। नाउ सी, इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले आपको क्या लिखना है। अब आपको याद होगा हर एक वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द बिगर पिक्चर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का बिगर पिक्चर क्या है, आफ्टर ऑल किस चीज के बारे में बात कर रहा है। सो अगर मैं इसको ब्रेक करूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, तो ये बात कर रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में, वन, ये बात कर रहा है हमारे डाइवर्सिटी के बारे में, और ये बात कर रहा है हमारे यूनिटी के बारे में, राइट। इन तीन चीजों के बारे में बात कर रहा है। साथ ही साथ आप ये भी बोल सकते हैं कि हमारे कल्चर के बारे में बात करता है, ये हमारे एथनिसिटी के बारे में बात कर रहा है। बट ये कल्चरल एथनिसिटी को मैंने इसमें क्यों नहीं लिखा, बिकॉज ये सब हमारे डाइवर्सिटी के अंदर आ जाता है, ठीक है। सो बेसिकली ये तीन मेन चीजों के बारे में बात कर रहा है, हमारे एजुकेशन सिस्टम, डाइवर्सिटी और यूनिटी। तो आपको जो अपना इंट्रोडक्शन लिखना है, आपको कोशिश करना है कि आप अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताइए। अब बताइए कि एजुकेशन सिस्टम का एग्जैक्ट फायदा क्या है, आफ्टर ऑल क्यों कोई एक पर्टिकुलर नेशन अपने एजुकेशन के ऊपर इतना ध्यान देता है। बिकॉज देखो,
नेशन जो है, जो नेशन का यूथ होता है, मतलब जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर होते हैं, जो मतलब पढ़ाई कर रहे होते हैं, पढ़ाने का बेसिक दो रीजन होता है। पहला रीजन होता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का जो ह्यूमन माइंड है, मतलब किसी ह्यूमन का जो माइंड है, उसके होराइजन को, होराइजन मतलब कितना वो सोच सकता है, कहां तक वो चीजों को एक्सप्लोर कर सकता है, उसको वाइडन किया जा सके, उसे एनलार्ज किया जा सके। देखो, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तभी तो उसे लॉज ऑफ फिजिक्स, लॉज ऑफ केमिस्ट्री, जो डिफरेंट डिफरेंट लॉज है वो सब पता चलेंगे। एंड जितनी ज्यादा उसे चीजें पता चलेंगी, उतना ज्यादा वो हो सकता है क्यूरियस होगा। क्यूरियस होगा तभी तो वो अपने जो भी उसके फील्ड्स हैं, जो भी उसका नॉलेज बेस है, उसको वाइडन करने की कोशिश करेगा। तो एजुकेशन का पहला जो हमारा मेन वो है, एम है, वो तो ये है कि हमारे ह्यूमन माइंड को कहीं ना कहीं डेवलप करना है, होराइजन को वाइड करना है, एनलार्ज करना है। और सेकंड रीजन क्या है? सेकंड रीजन ये है कि हमें आफ्टर ऑल लाइफ जीनी कैसे, एजुकेशन ये भी तो सिखाता है एज टू हाउ टू लिव लाइफ, राइट, हाउ टू लिव लाइफ। एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप कितनी ही चीज़ों को पढ़ते हैं जो पास्ट में लोगों ने गलतियां की हैं, जो पास्ट में मिस्टेक्स की हैं, आपको पता है कि वो मिस्टेक्स नहीं करनी है। आपको बहुत सारी हिस्ट्री में एग्जांपल्स मिलेंगे, जैसे महात्मा गांधी। आप महात्मा गांधी को देखते हैं तो उसके थ्रू आपको एक वे ऑफ लिविंग मिलती है, एज टू नॉन वायलेंस को फॉलो करना है, किस तरीके से ट्रुथ को फॉलो करना है। तो ये सब चीज़ें आपको सिखाती हैं कि किस तरीके से लाइफ जीनी है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये लाइफ को लाइफ की एक लर्निंग है, उसको इंप्रूव करने में भी हमारी एजुकेशन सिस्टम काफी ज्यादा हेल्प करती है, राइट। तो पहली चीज तो हमने ये बताई कि आफ्टर ऑल इंडिया के एजुकेशन सिस्टम या फिर वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के एजुकेशन सिस्टम का मेन दो रीजन क्या होता है, मेन दो एम क्या होता है? पहला होता है ह्यूमन माइंड को मतलब माइंड जो है उसको वाइडन करना, उसके होराइजन को वाइडन करना, एनलार्ज करना। और दूसरा है आफ्टर ऑल लाइफ किस तरीके से जीनी है, लाइफ की लर्निंग्स को सिखाना, ठीक है। एक बेहतर लाइफ जीने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए वो सब समझाना। तो हमने एजुकेशन सिस्टम को तो यहां पर बता दिया इंट्रोडक्शन के अंदर। सिमिलरली आप डाइवर्सिटी और यूनिटी के बारे में बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि जो इंडियन कल्चर है या फिर जो इंडियन सोसाइटी है वो बहुत ही डाइवर्स है। डाइवर्स इन हिस्ट्री, लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, रेस, क्लास, कास्ट, एवरी सिंगल थिंग। किसी भी पर्टिकुलर फैक्टर में ले लीजिए, इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी है। अब इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा अगर डाइवर्सिटी है, इसके बावजूद लोग यहाँ पर यूनिटी में रह रहे हैं। तो अगर सबके सब एक सिंगल यूनिफाइड फैक्टर में रह रहे हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया के लोगों को यह पता चले कि हम कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी में रह रहे हैं। उसके लिए भी एजुकेशन सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक मीन्स हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से जब आप अपना इंट्रोडक्शन लिखोगे तो आप क्या कर रहे हैं, यहां पर आपने क्वेश्चन के दोनों ही पार्ट को कहीं ना कहीं एड्रेस कर दिया, आपने क्वेश्चन के दोनों ही पार्ट को एक साथ ला करके उन दोनों को लिंक कर दिया, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन के मेन बॉडी पार्ट की तरफ, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन का बॉडी पार्ट आपको याद होगा, दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था। तो सबसे पहले पार्ट में हमें क्या मतलब शो करना है, हमें ये प्रूव करना है कि आफ्टर ऑल एजुकेशन सिस्टम को अगर मैं हेट्रोजीनस बनाऊंगा, हेट्रोजीनस दो सेंस में, कल्चरल सेंस में और एथनिक सेंस में, अगर मैं इतना हेट्रोजीनस बनाता हूं तो उसका क्या फायदा होगा, मतलब किस तरीके से ये हमारे ह्यूमन लर्निंग एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस जो है इसको ये वाइडन कर सकता है, उसको इंक्रीज कर सकता है। सबसे पहले तो हमें ये बताना है। तो देखिए, सबसे पहले बात तो हम समझते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में हेट्रोजेनिटी का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, हेट्रोजेनिटी का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो अलग अलग चीजों के बारे में सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी सारी लर्निंग सिर्फ किसी एक ही चीज के ऊपर बेस्ड होगी, पहली चीज। सेकेंड चीज, देखो, एजुकेशन जब आप इम्पार्ट करते हैं, जब आप बच्चों को कुछ पढ़ाते हैं, तो आपको एक चीज समझ आता होगा कि हर एक बच्चा जो होता है, हर एक कैंडिडेट या फिर हर एक जो चिल्ड्रन है, वो सेम नहीं होते, दे आर नॉट सेम। तो अगर मैं एजुकेशन सिस्टम में वन साइज फिट ऑल ये अप्रोच अगर मैं लेकर आ गया कि मतलब सेम ही तरीके से मैं हर एक बच्चे को पढ़ा दूंगा, सेम चीजें मैं हर एक बच्चे को पढ़ा दूंगा, तो शायद हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, देखो मैं आपको बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जस्ट सपोज देर आर टू चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन 1 चिल्ड्रन 2। चिल्ड्रन 1 को मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इन पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर इंटरेस्ट है, बट सेकंड वाले को आर्ट्स में इंटरेस्ट है। तो क्या ये सही होगा कि अगर मैं दोनों को ही साइंस पढ़ाऊं या फिर दोनों को ही आर्ट्स पढ़ाऊं, राइट? तो दोनों ही गलत हो जाएंगे, बिकॉज दोनों ही चीजें सही नहीं है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर हेट्रोजेनिटी मेंटेन रखें, ताकि वन साइज फिट ऑल का जो अप्रोच है कि सबको सेम ही चीजें पढ़ा दो, वो वाला फीस हमें डील ना करना पड़े। बेसिकली हर एक बच्चा जो होता है अपने आप में स्पेशल होता है, राइट? आपने एक चीज सुनी है, हर एक बच्चा अपने आप में अलग होता है, तो उनको अलग अलग तरीकों से पढ़ाना, वो भी हमारे हेट्रोजेनिटी, एजुकेशन के हेट्रोजेनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? तो ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आफ्टर ऑल ह्यूमन लर्निंग और ह्यूमन एक्सपीरियंस को वाइडन करने के लिए हमारा एजुकेशन का हेट्रोजेनियस होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये चीज तो आप समझ गए। पहली चीज कि वन साइज फिट ऑल अप्रोच से बचने के लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम हेट्रोजेनियस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सेकंड चीज, ठीक है, फर्स्ट चीज ये होगी। सेकंड चीज देखो, सेकंड चीज ये है कि
कि जैसा हमने बात की कि नेचुरल साइंसेस हो गए, हमारे फिजिकल साइंसेस हो गए, सिर्फ उन सब चीजों को पढ़ करके हम एक ट्रू सेंस में नॉलेजेबल मतलब नहीं बन सकते, हमें ट्रू सेंस में नॉलेज नहीं आ सकता है। अगर आपको सच में एक अच्छी लाइफ जीनी है, अगर आपको हर चीज से अपने आप को डील करना है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी लोकल कल्चर, लोकल एथनिसिटी, राइट, लोकल एक्सपीरियंसेस, अपने सराउंडिंग्स, इन सब चीजों से भी कुछ ना कुछ सीखें, राइट। देखो, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक नॉलेज को अगर आप फॉलो करोगे तो शायद वो चीज सही नहीं होगी, बट टेक्स्ट बुक नॉलेज के साथ साथ में अगर आप अपने आसपास की चीजों को भी फॉलो करोगे तभी आप एक ट्रू एजुकेशन को इम्पार्ट कर सकते हैं। सो आई होप आप पहले दोनों पॉइंट समझ गए होंगे। अब देखिए, थर्ड पॉइंट हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि देखो, जैसे मीडियम ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें, मीडियम ऑफ एजुकेशन, तो उसके अंदर भी हेट्रोजेनिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज देखो, जो सबसे कॉमनली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, ठीक है, मे बी इट इज ऑल्सो हिंदी, बट इंग्लिश और हिंदी क्या हम पूरे इंडिया के हर स्टेट के, हर एक डिस्ट्रिक्ट के, हर एक विलेज के लोगों को पढ़ा सकते हैं क्या सेम लैंग्वेज से? नहीं, राइट। अगर अब यहाँ हम होमोजेनिटी को यूज करेंगे, जहां पर हम ये कहेंगे कि एवरी सिंगल टेक्स्ट बुक, एवरी सिंगल बुक्स, इट विल ऑल बी प्रेजेंट ओनली इन हिंदी और इंग्लिश, तो क्या वो सही होगा? नो, बिकॉज देखिए, जब हम अपने कल्चर और एथनिसिटी की बात करते हैं तो वी ऑल्सो टॉक अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, राइट। आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर कितने डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। इंडिया हैज एक्चुअली मोर देन 800 लोकल लैंग्वेजेस, राइट। अगर आप देखोगे तो हमारा जो 8th शेड्यूल है उसके अंदर 22 लैंग्वेजेस के बारे में बात की जाती है, जो हमारे इंडिया के अंदर शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। पॉइंट बीइंग, अगर इतने ज्यादा लैंग्वेजेस इंडिया के अंदर हैं तो विल इट बी ओके या फिर विल इट बी फेयर अगर हम सिर्फ कुछ ही लैंग्वेजेस में हम टेक्स्ट बुक्स को प्रिंट करें या फिर कुछ ही लैंग्वेजेस में हम बच्चों को पढ़ने के लिए बोले, तो वो सही नहीं होगा, राइट। इसलिए मीडियम ऑफ एजुकेशन है हमारा, उसको भी हमें हेट्रोजेनस लेवल पे लेके जाना होगा, जहां पर हमें ये कोशिश करना होगा कि जो लोकल लैंग्वेजेस है, लोकल लैंग्वेजेस, जो भी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं, उन सब चीजों को भी प्रमोशन मिले, उन सब चीजों को आगे बढ़ाया जा सके, ताकि जो भी बच्चे जिनको हिंदी या इंग्लिश या फिर कोई ऐसी लैंग्वेजेस नहीं आती है जो बहुत पॉपुलर है, वो लोग भी अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर सके, राइट। वो लोग भी अपने एजुकेशन को कंटिन्यू करें, अपने एथनिसिटी के बारे में समझे, कल्चर के बारे में समझे, साथ ही साथ जो नेचुरल साइंसेस, जो भी चीजें हम उनको पढ़ाना चाहते हैं, वो सब चीजें भी वो समझ सके। जैसे अभी के टाइम में अगर आप देखोगे तो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आया है 2020 का, उसने भी काफी ज्यादा काम किया है, जिसमें बोला गया है कि जो भी प्राइमरी एजुकेशन होगा अप टू क्लास 5th, वो सब के सब वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में दिए जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो भी आपके लोकल लैंग्वेजेस होंगे, बेट, मैथिली, डोगरी, राइट, जो भी आपके लैंग्वेजेस हैं, लोकल लैंग्वेजेस, उसमें आप अपने वर्नाकुलर लैंग्वेजेस ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी हेट्रोजेनिटी भी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। आई होप आप ये समझ गए। अब देखिए, इसके अलावा हम और भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें ले सकते हैं कि जैसे देखो, जो हमारा पास्ट है, पास्ट में आप जानते हो कि बहुत सारे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं हमारे पास, डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, बट वो मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो लोकल लैंग्वेजेस के अंदर लिखे गए हैं। जैसे कि बहुत सारे हमारे पास ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो कि राजस्थानी जो लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर लिखे गए हैं। बहुत ऐसे बिहार के लोकल लैंग्वेजेस हैं जिनके ऊपर लिखे गए हैं। उड़ीसा के ऐसे लोकल लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखे गए हैं, राइट। पॉइंट बीइंग, तो देखो, अगर आप पास्ट से कुछ सीखना चाहते हो, पास्ट से कुछ समझना चाहते हो, तो वहां पर भी आपको हेट्रोजेनिटी का यूज करना पड़ेगा। वहां पर भी आपको अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस को, अलग अलग कल्चर को, अलग अलग बेस्ट प्रैक्टिसेस को, इनको समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जब आप अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4th पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए, अगर हम जैसे सपोज की वाटर कंजर्वेशन सिस्टम की बात करना चाहते हैं, ठीक है, और मानते हैं कि इंडिया के अंदर जो वाटर कंजर्वेशन सिस्टम है उसके मान लो कुछ स्पेशल टेक्निक्स है, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, राइट, पानी को स्टोर करना हो गया, स्टोरेज ऑफ वाटर हो गया, तो ये तो चलो ठीक है, जो बहुत ही प्रोमिनेंट टेक्निक्स है, बहुत फेमस है। नाउ पॉइंट बीइंग, अगर हम सबको अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर सेम ही टेक्निक सिखाएंगे, तो क्या ये पर्टिकुलर टेक्निक हर जगह पे काम करेगी? क्या इस होमोजेनियस टेक्निक को सिखाने से हमें हर जगह पर रिजल्ट्स मिलेंगे? शायद ना मिले, राइट। बिकॉज देखो, बहुत सारे ऐसे जगह, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर ये पर्टिकुलर टेक्निक्स काम नहीं करते हैं। जैसे कि राजस्थान जो साइड है, वहां पर बारिश ही बहुत कम होती है, तो बारिश कम होगी तो रेन वाटर का हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे, पानी को स्टोर कैसे करेंगे, राइट। तो वहां पर आप ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स जो है उनको सिखा सकते हो, उनको आप अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर डाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान में कुछ मतलब टेक्निक्स है, जैसे हम बोलते हैं जोहड़, ठीक है, देन देयर इज सिस्टम कॉल्ड एज बॉली। ये सब सिस्टम जो है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं, इनको भी आप एजुकेशन सिस्टम के अंदर डाल सकते हो, जिससे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम और ज्यादा हेट्रोजीनियस होगा, और जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको और ज्यादा डिफरेंट चीजें सीखने को मिलेंगी। सो जब भी काम आने पर वो लोग अलग अलग तरीकों को यूज कर सकते हैं, अलग अलग चीजों को यूज कर सकते हैं, राइट। ये हो गया। अब देखो, इसके अलावा आप एक चीज और समझ सकते हो, अगर हम हेट्रोजेनिटी को एजुकेशन सिस्टम के अंदर लेकर आएंगे तो क्या होगा, हम एक कस्टम के बारे में, एक रिलीजन के बारे में, एक एथनिक ग्रुप के बारे में, एक रेस के बारे में दूसरे ग्रुप्स को बताएंगे, राइट। हम सेकंड को कहीं तक इंफॉर्मेशन स्प्रेड करेंगे।
सिमिलरली जो दूसरे ग्रुप्स हैं उनके बारे में हम पहले ग्रुप को बताएंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, क्या आपको ये चीज समझ आ रही है कि लॉन्गर टर्म में हमारे कंट्री के अंदर टॉलरेंस इंक्रीज होगा, हमारे यहाँ जो प्रेजुडिसेस है, प्रेजुडिसेस मतलब जो भेदभाव है वो काफी कम होगा, राइट। रेसिज्म का इशू जो है वो बहुत कम होगा। क्यों कम होगा? फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आप छोटा सा एग्जाम्पल लो, अगर मैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये बताऊं कि दलित्स को अपलिफ्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है, जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको अपलिफ्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है, वल्नरेबल सेक्शंस को अपलिफ्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है, तो लॉन्गर टर्म में जो भी बच्चे इसको पढ़ रहे हैं, जो भी बच्चे हैं जो कि इन सब चीजों को इनकलकेट कर रहे हैं, उनको ये चीजें समझ आएंगी। एंड व्हेन दे विल कम इनटू पावर, तो दे विल ट्राई टू चेंज द सिस्टम। तो वो कोशिश करेंगे कि दलित्स को प्रॉपर राइट्स मिले, राइट, बैकवर्ड क्लासेस को अपलिफ्टमेंट का चांसेस मिले, वल्नरेबल सेक्शंस को अपलिफ्ट किया जा सके। पॉइंट इज, अगर आप एक पर्टिकुलर सेक्शन को दूसरे सेक्शन के बारे में बताओगे कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की है, किस तरीके से काफी सारी प्रेजुडिसेस इनके अगेंस्ट रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, जो कल्चरल बैरियर्स हैं जो हमारी कंट्री के अंदर बनते जा रहे हैं, उसको रिमूव करने का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है, बेस्ट सॉल्यूशन जो है, एक्चुअली दैट इज एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, सो एजुकेशन सिस्टम के थ्रू हम ये वाला काम भी कर सकते हैं। तो देखो, इसके थ्रू मैंने आपको कुछ ऐसी चीजें बताने की कोशिश की कि आफ्टर ऑल किस तरीके से अगर हमें एजुकेशन सिस्टम को अगर हम हेट्रोजीनियस बनाएं तो किस तरीके से ह्यूमन लर्निंग, ह्यूमन एक्सपीरियंस, किस तरीके से इसको अपलिफ्ट कर सकते हैं, आफ्टर ऑल कैसे हम इन पर्टिकुलर चीज को एनरिच कर सकते हैं, इन चीजों को हमने डिस्कस की, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को। आपको याद है क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोलता है? क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोलता है कि अगर मुझे एजुकेशन सिस्टम को हेट्रोजीनियस बनाना है कल्चरल और एथनिक सेंस में, तो आफ्टर ऑल ये मेरे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को किस तरीके से हेल्प करेगा, राइट, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को किस तरीके से हेल्प करेगा। तो देखो, पहली चीज तो डाइवर्सिटी, इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर रखी है कि इंडिया की डाइवर्सिटी कितनी स्ट्रांग है। बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर है, रेसेस, रिलीजन, कल्चर, राइट, लैंग्वेजेस, बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसमें इंडिया के अंदर डाइवर्स लोग रहते हैं, मतलब अलग अलग जो क्लासेस हैं उनके लोग रहते हैं। इसके बावजूद इंडिया में हर लोग यूनिटी के साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं। तो इस चीज को प्रमोट करना, इस चीज को आज के बच्चों को बताना, जनरेशन को बताना, आज के प्रेजेंट यूथ को बताना, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ताकि ये यूनिटी जो है आगे चल के बच्चों के मन में इनकलकेट हो जाए, उनके माइंड्स में इनकलकेट हो जाए, और लॉन्गर टर्म में और ये यूनिटी और ज्यादा स्ट्रेंथन होती रहे, राइट। तो इन सब चीजों को किस तरीके से एजुकेशन में हेट्रोजेनिटी लाकर हम और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहली चीज है, यहां हम बात कर सकते हैं सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में। सेल्फ आइडेंटिटी, देखो, सेल्फ आइडेंटिटी का सीधा सा मतलब ये है कि अगर मैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर हेट्रोजेनिटी लाना चाहता हूं, इसका मतलब क्या है? देखो, हेट्रोजेनिटी लाने का मतलब है कि जैसे मान लो ये एजुकेशन सिस्टम है, अगर एजुकेशन सिस्टम के अंदर जस्ट सपोज मैं सिर्फ और सिर्फ हायर क्लास जो है या फिर जो अपर क्लास है, सिर्फ उनके बारे में अगर बताऊंगा अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर कि अपर क्लास इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से होते हैं, तो जो लोअर क्लास है वो अपने आप को कहीं ना कहीं इन सबसे अलग महसूस करेंगे, राइट। बट अगर मैं अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर हेट्रोजेनिटी लाऊं और इनके साथ साथ में लोकल क्लास के बारे में भी बताऊं, उनके जो भी राइट्स हैं, उनके मूवमेंट्स हैं, उनके बारे में भी बताऊं, तो जब ये लोग खुद इन पर्टिकुलर चीजों को इनकलकेट करेंगे, जब पढ़ाई करेंगे, तो इन्हें समझ आएगा कि हाँ, हमारी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी इस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि एजुकेशन के थ्रू एक्चुअली हम लोगों के अंदर एक सेल्फ आइडेंटिटी का सेंस दे सकते हैं, जो कि लॉन्गर टर्म में लोगों को यूनिफाई करेगा। बिकॉज अब देखो, लोअर क्लास और हायर क्लास दोनों ही एक दूसरे के बारे में समझ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के बारे में पढ़ रहे हैं, तो दोनों को एक दूसरे के बारे में पता है कि एग्जैक्टली किस चीजों को लेकर आगे जाना है, किस चीजों के ऊपर अभी और ज्यादा काम करने की जरूरत है, कहाँ कहाँ पे यूनिटी हमारी स्ट्रांग है, कहाँ कहाँ पे वीकनेस है जहां पर हमें काम करने की जरूरत है, राइट। तो इन सब चीजों को हम यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। सेकंड चीज, जैसा हमने पहले बात की थी कि यूनिटी को स्ट्रेंथन करने का सबसे बेस्ट चीज है कि अगर हम टॉलरेंस को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकें। तो टॉलरेंस का सीधा सा एग्जांपल वही है कि अगर जो आज के बच्चे हैं, जो भी एजुकेशन सिस्टम के बच्चे हैं, वो अलग अलग कल्चर को, डिफरेंट कल्चर्स को, डिफरेंट एथनिसिटी को, इन सबको एक्सेप्ट करें बचपन से ही, तो बड़े होकर उनके माइंड में किसी भी तरीके का गलत वो नहीं आएंगे, फीलिंग्स नहीं आएंगे एक दूसरे के लिए, राइट, और हमेशा अच्छी फीलिंग्स आएंगी। इसके कारण हमारे जो कंट्री का टॉलरेंस लेवल है वो और ज्यादा इंक्रीज होगा, तो हमारी डाइवर्सिटी होने के कारण हमारा जो यूनिटी है वो और ज्यादा इंक्रीज होगा, राइट। थर्ड चीज, आप यहां पर ये बात कर सकते हो कि अगर डाइवर्सिटी होगा तो हमारा न्यूज कभी भी गलत नहीं होगा, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी बच्चों को हम पढ़ाना चाह रहे हैं, वो चीज कभी भी गलत नहीं होगी। जस्ट सपोज अगर एक हायर क्लास है, अगर एक हायर क्लास के बारे में मैं कुछ अच्छी चीजें बता रहा हूं, बट फॉर एग्जांपल अगर वही चीजें किसी लोअर क्लास के लिए गलत है, मान लो, ठीक है, गलत है, तो ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बट अगर मैं हेट्रोजेनिटी के साथ में हायर क्लास के बारे में भी बताऊं और उसी पर्टिकुलर चीज का लोअर क्लास के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उसका पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऑथेंटिक रहेगी, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगी, हर एक पर्टिकुलर क्लास को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट किया जाएगा इन्फॉर्मेशन के द्वारा, राइट। तो इन सब चीजों के थ्रू एक्चुअली हम शो कर सकते हैं कि आफ्टर ऑल किस तरीके से अगर मैं एजुकेशन सिस्टम को हेट्रोजेनिटी में लेके जा रहा हूं, हेट्रोजीनियस बना रहा हूं, तो आफ्टर ऑल किस तरीके से हमारी कंट्री जो है और ज्यादा यूनिफाइड होगी और ज्यादा स्ट्रेंथन होगी। आई होप आप ये सब चीजें समझ गए।
अब देखो, जो आपने अलग अलग फैक्टर्स बता दिए कि किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम हमारे सोसाइटी को और ज्यादा अपलिफ्ट कर सकते हैं, हमारे कल्चर को अपलिफ्ट कर सकते हैं, तो इट वुड बी वेरी वेरी गुड अगर आप कुछ एग्जांपल्स दे सको, कुछ एग्जांपल दीजिए, कुछ सजेशंस दीजिए, आफ्टर बताइए कि किस तरीके से हम एजुकेशन सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो पहली चीज आप ये कर सकते हो कि जो लोकल कल्चर्स है, जो लोकल एथनिसिटी के कल्चर्स हैं, इन सबको आप जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन सब के अंदर डालना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। जैसे मान लो स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर अगर हम सिर्फ उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो स्टैंडर्ड है, जो नेशनल लेवल पे है, तो उसके साथ साथ में जो लोकल लेवल पे लोग हैं, लोकल लेवल पे जो मूवमेंट्स हैं, उन सबको भी हमें इंक्लूड करना चाहिए। तो इसके कारण क्या होगा, ऑब्वियसली इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट, मतलब नेशनल लेवल की चीजें जो है वो लोकल लेवल के साथ कनेक्ट होंगी और उसके कारण काफी सारे कम्युनिटीज, काफी सारे एथनिक ग्रुप्स, काफी सारे रिलीजन्स, रीजन्स जो कि अपने आप को दूर महसूस करते हैं इन सब चीजों से, वो सब इसके पास आएंगे, वो सब इसका एक एग्जाम्पल बनेंगे, ठीक है। सेकंड चीज हम ये कर सकते हैं कि जो पंचायत है, जो हमारा लोकल गवर्नमेंट है, उसको हम ज्यादा पावर दे सकते हैं, स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन के फील्ड में। अगर हम प्राइमरी एजुकेशन के फील्ड में ज्यादा पावर देंगे तो पंचायत ये इंश्योर कर सकता है कि जो लोकल कल्चर है वो हमारे एजुकेशन के करिकुलम में और ज्यादा स्ट्रेंथन हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लेते हैं कि 2 डिफरेंट स्टेट्स हैं या फिर 3 डिफरेंट स्टेट्स हैं, जैसे सपोज महाराष्ट्र, बिहार एंड ओडिशा, ठीक है। अब महाराष्ट्र का जो लोकल कल्चर है दैट वुड बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम बिहार का लोकल कल्चर एंड दैट वुड बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम ओडिशा का लोकल कल्चर। तो क्या ये चीज सही होगा कि अगर मुझे लोकल कल्चर के बारे में एजुकेशन देना ही है तो मैं किसी बच्चे को सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र का एजुकेशन दे दूं, तो मतलब मैं बिहार वालों को भी महाराष्ट्र के लोकल कल्चर के बारे में बताऊं, उड़ीसा वाले को भी मैं लोकल कल्चर के बारे में बताऊं, क्या ये चीज सही होगी? नहीं होगी, राइट। सो यहां पर बेटर क्या होगा कि महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को मैं महाराष्ट्र का लोकल कल्चर समझाऊं, बिहार वालों को बिहार का लोकल कल्चर समझाऊं और उड़ीसा वालों को उड़ीसा का। साथ ही साथ महाराष्ट्र वालों को बिहार का भी, महाराष्ट्र वालों को उड़ीसा का भी, उड़ीसा वालों को बिहार का भी एंड महाराष्ट्र का भी एंड सो ऑन। इसे कहते हैं कल्चरल हेट्रोजेनिटी और इस चीज को हमें एजुकेशन के अंदर इंक्लूड करना है। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पंचायत रोल प्ले कर सकता है, राइट। पंचायत एक ऐसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है जिसके थ्रू वो ये इंश्योर कर सकता है कि जो भी प्राइमरी एजुकेशन है उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है, जो भी हम लोग पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को, वो चीज बिल्कुल सही है, वो चीज जो भी डेटा है वो बिल्कुल सही है, राइट। तो इन सब चीजों के थ्रू भी आप अपने हेट्रोजेनिटी जो है उसको और ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हो एक्चुअली, राइट। और क्या हो सकती है, और आप इसके अलावा देखो ये बोल सकते हो कि हम क्रॉस कल्चर के बारे में बात कर सकते हैं। क्रॉस कल्चर की लर्निंग को आपको प्रमोट करना होगा। क्रॉस कल्चर का मतलब क्या होता है? देखो, क्रॉस कल्चर का मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर कल्चर के लोग अगर दूसरी कल्चर के पास जाकर इस सेकंड कल्चर को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसके डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स को, इसके रिलीजन को, रीजन को, आफ्टर ऑल लोग किस तरीके से रहते हैं, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड क्या है, जो भी अलग अलग फैक्टर्स हैं, इन सबको समझने की कोशिश करते हैं, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को इंक्रीज करने का और हमारे इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम की हेट्रोजेनिटी को इंक्रीज करने का। इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। देखो, एग्जाम्पल में क्या हुआ था, कुछ साल पहले अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को फॉलो करते हैं तो आपको ये चीज पता होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स थे, स्पेशली आर्ट से रिलेटेड, उनको ये बोला गया था कि उन्हें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर जा करके वहां पर जो भी लोग ट्राइब्स वगैरह रहते हैं, वहां पे अलग अलग कम्युनिटीज जो रहती हैं, उनको प्रॉपर्ली स्टडी करना है और ये चीज समझने की कोशिश करनी है कि आफ्टर ऑल किस तरीके से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके साथ प्रेजुडिसेस होते हैं, काफी सारा बायसनेस होता है उनके साथ, और इन सब चीजों को समझना था। तो सोचो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, दिस इज जस्ट अ जनरल स्टेटमेंट। तो अगर मान लेते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया के लोग नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के साथ जाएंगे, उनके प्रॉब्लम्स को समझेंगे, वो किस तरीके के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, इनको समझेंगे, तो लॉन्गर टर्म में क्या होगा, ऑटोमेटिकली दोनों के बीच का जो इंटीग्रेशन है, दोनों के बीच का जो बैलेंस है या फिर दोनों के बीच का जो यूनिटी है, वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथन होगा। नॉर्दर्न इंडिया के लोग इनके प्रॉब्लम्स को समझेंगे, सिमिलरली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लोग बाकी कंट्री के प्रॉब्लम्स को समझेंगे और दोनों ही एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काम कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ पर क्रॉस कल्चर लर्निंग के बारे में बता सकते हैं, राइट। साथ ही साथ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारा 2020 का, उसने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वहां तक, यानी कि 5th क्लास तक जो भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा सब कुछ वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस के अंदर होगा, राइट। तो हम इस चीज को अपलिफ्ट कर सकते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं कि जो 8th क्लास है, 8th क्लास तक हम ये कर सकते हैं कि जितने भी बच्चे हैं उन सबको कुछ वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में, साथ में स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, ये सब पढ़ानी स्टार्ट की जाए। इससे क्या होगा, उनको डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में पता चलेगा। और देखो, जो चीजें हो सकती है कि इंग्लिश में समझने में टफ हो सकता है कि वो चीज उन्हें अपने लोकल लैंग्वेजेस में इजीली समझ आ जाए। और अल्टीमेटली एजुकेशन का मेन एम क्या है, वो है बच्चों को समझाना, ना कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में समझाना। लैंग्वेज इज जस्ट अ वे ऑफ एक्सप्रेशन,
ठीक है, ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज इज नॉट द बैरियर, लैंग्वेज शुड नॉट बी द बैरियर एक्चुअली, ठीक है, लैंग्वेज सिर्फ एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है। तो लैंग्वेज को हमें एक हिंड्रेंस की तरह क्रिएट नहीं करने देना, हमें एक प्रॉब्लम की तरह क्रिएट नहीं करने देना है, रादर जो चीजें इंग्लिश में प्रॉब्लमेटिक है उसे हम वर्नाक्युलर लैंग्वेज में समझा सकते हैं। और इस तरीके से जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सिर्फ एक होमोजीनियस फील्ड में से हटा करके हमें हेट्रोजीनियस फील्ड की तरफ लेके जाना है, ताकि जो दोनों ही फैक्टर्स हैं, जो लर्निंग और एक्सपीरियंस को हमें बेटर करना था और साथ ही साथ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का जो फैक्टर था, दोनों ही चीजों को हम बेटर कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने आंसर का जो बॉडी पार्ट है उसको अप्रोच करोगे। फाइनली आप अपने कंक्लूजन के अंदर ये बता सकते हैं, आफ्टर ऑल इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो बहुत स्ट्रांग है। इंडिया की डाइवर्सिटी को और ज्यादा मेंटेन करने के लिए, उसको यूनिफाई करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी हेट्रोजीनियस रहे। होमोजिनिटी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सूट नहीं करेगी, हमारे यहाँ पर हेट्रोजिनिटी ही सूट करेगी, बिकॉज हमारी सोसाइटी यहाँ पर हेट्रोजीनियस है। और क्रॉस कल्चरल रेफरेंसेस के बारे में आप बता सकते हैं फाइनली अपने कंक्लूजन के अंदर कि एज टू व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट कि एक पर्टिकुलर कल्चर दूसरे कल्चर के बारे में समझे, और व्हाट इज द बेटर वे देन एजुकेशन। एजुकेशन से बेटर क्या हो सकता है एक पर्टिकुलर कल्चर को दूसरे कल्चर के बारे में बताने का, राइट। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को एंड कर सकते हो, इस तरीके से आप अपने आंसर को शो कर सकते हो एज टू किस तरीके से आपका जो आंसर है वो खुद में एक टाइप का डाइवर्स आंसर है, राइट। आई होप आप समझ गए। इस पर्टिकुलर आंसर के थ्रू हमने अलग अलग डायमेंशंस को फॉलो किया, हमने हेट्रोजेनिटी को भी अलग अलग फैक्टर्स में समझने की कोशिश की, हमने रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे अलग अलग तरीकों से हमने जो हेट्रोजेनिटी का कंसेप्ट है उसको समझा, और इस तरीके से जो हमारा जो आंसर है वो एक अच्छे आंसर की तरह डेवलप हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आप इस पर्टिकुलर आंसर को समझ गए हैं। अब देखो, आई हैव सीन सम थिंग्स कि कुछ बच्चों के कमेंट्स जो हैं वीडियो के नीचे ऐसे आ रहे थे कि दे आर अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट उनको समझ आ रहा है, बट एक प्रॉब्लम जो हो रही है वो ये है कि एज टू आंसर को फ्रेम किस तरीके से किया जाए, आंसर को मैनेज किस तरीके से किया जाए। जैसे कि अगर एक पर्टिकुलर आंसर पे हमने जैसे हाफ एन आवर का डिस्कशन किया है, तो ऑब्वियसली इतना सारा चीजें आप तो अपने आंसर के अंदर लिख नहीं सकते हैं ना। तो हमें कोशिश ये करनी है कि अपने आंसर को कंसाइज करना है, अपने आंसर को स्ट्रक्चराइज करना है, उसको प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना है। देखो एक चीज समझो, यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन है, यूपीएससी इज नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज, सिर्फ नॉलेज के ऊपर नहीं होता है। यूपीएससी देखो एक वर्ड लिमिट देता है ना हर एक क्वेश्चन के बाद में, 150 वर्ड्स, 250 वर्ड। इस पर्टिकुलर वर्ड लिमिट का मेन एम क्या होता है? इस वर्ड लिमिट का मेन एम ये है कि यूपीएससी वांट्स टू सी कि जितना भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, क्या आप उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, क्या आप उस पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक हायरार्की में बेस कर सकते हैं कि कौन से जो इन्फॉर्मेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है इस पर्टिकुलर आंसर के अंदर, ठीक है, आंसर राइटिंग के अंदर। सो आपको कंटेंट तो देखो, कंटेंट तो ठीक है, कंटेंट तो आ जाएगा, साथ साथ आपको ये भी देखना है कि स्ट्रक्चर कैसे करना है, आंसर को प्रेजेंटेशन किस तरीके से इंप्रूव करना है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बच्चों ने बात की थी, सो आई विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन कि किस तरीके से आप अपने इस आंसर को स्ट्रक्चराइज कर सकते हो। तो देखो आपको याद होगा क्वेश्चन किस तरीके से था, और हमने क्वेश्चन का ऑलमोस्ट हर चीज डिस्कस कर लिया है। तो आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर कैसे कर सकते हो, आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर बता सकते हो कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है। एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में आप एक या दो लाइन लिखोगे, ठीक है। उसके बारे में आप ये बोल सकते हैं कि आफ्टर ऑल इंडिया के अंदर जो डाइवर्सिटी है वो भी कितनी स्ट्रांग है, राइट। डाइवर्सिटी स्ट्रांग है, इसलिए एजुकेशन का जो इंपॉर्टेंस है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, ताकि हम क्रॉस कल्चर रेफरेंसेस ले सकें, एक कल्चर को सेकंड कल्चर के बारे में बता सकें और अपनी डाइवर्सिटी को स्ट्रांग कर सकें, राइट। तो 3 से 4 लाइनों में आप अपना इंट्रोडक्शन बता सकते हैं, जहां पर आप एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बताएंगे, आप डाइवर्सिटी को एजुकेशन के साथ लिंक करेंगे, आप बताएंगे कि इंडिया की डाइवर्सिटी इतनी स्ट्रांग है, इसीलिए हमें अलग अलग तरीके का एजुकेशन चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब हमारा आता है बॉडी पार्ट। आफ्टर ऑल बॉडी को किस तरीके से आप डील कर सकते हैं। बॉडी के देखो, बॉडी का तो सीधा सा रेफरेंस जो है वो डायरेक्टली हमारे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। क्वेश्चन डायरेक्टली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो पहला आप स्टार्ट करोगे, आप बताओगे कि जो हमारा कल्चरल और एथनिक हेट्रोजेनिटी है, राइट, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है टू एनरिच ह्यूमन लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, राइट। ये हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट है। फिर उसके अंदर आप अलग अलग चीजें बता सकते हो। आपको याद होगा हमने वन साइज फिट ऑल के बारे में बात की, राइट। फिर हमने बात की कि आफ्टर ऑल किस तरीके से लोकल कल्चर जो है एक दूसरे को बताना होगा, लोकल कल्चर को किस तरीके से एक दूसरे को समझाना है, एक कल्चर को सेकंड कल्चर के बारे में बताना है, ये चीज आप बता सकते हो। फिर आप बता सकते हो कि एजुकेशन का जो लैंग्वेज है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर भी हेट्रोजेनिटी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आप ये बता सकते हो कि अगर हम हेट्रोजीनियस रहेंगे, अगर हम हर एक लोकल कम्युनिटी को इंपॉर्टेंस देंगे, तो जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, ट्रेडिशनल लोकल प्रैक्टिसेस हैं, वो हम आज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। साथ ही साथ आप ये बोल सकते हो कि जो हमारा ह्यूमन लर्निंग एक्सपीरियंस का सबसे बेटर चीज है कि टॉलरेंस को इंक्रीज करता है। तो टॉलरेंस को इंक्रीज करता है तो काइंड ऑफ हमारे सोसाइटी के अंदर जो भी प्रेजुडिसेस हैं, जो भी रेसिज्म है, इन सबको डील करने के लिए सॉल्व करता है, राइट। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि
आफ्टर ऑल किस तरीके से आपका जो कल्चर और एथनिक हेट्रोजेनिटी होगा एजुकेशन सिस्टम के अंदर, आफ्टर ऑल किस तरीके से हेल्प करेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका यहाँ पर एक पेज खत्म हो जाए, फिर आप छोटे से वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे वर्ड्स में लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन का आप सेकंड पार्ट ले सकते हैं कि आफ्टर ऑल जो हमारा कल्चरल एंड एथनिक होमोजेनिटी है वो किस तरीके से यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के अंदर हेल्प करती है। राइट, तो यहाँ पर भी आप बता सकते हैं कि सबसे पहले हमने सेल्फ आइडेंटिटी का, आपको याद होगा, पॉइंट डिस्कस किया था कि सेल्फ आइडेंटिटी को किस तरीके से प्रोक्लेम करता है। इसके बारे में आप 2 पॉइंट्स बता सकते हैं, 2 लाइनें लिख सकते हैं। फिर आप टॉलरेंस वाला पॉइंट जो था आप यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं कि आफ्टर ऑल किस तरीके से एक पर्टिकुलर पर्सन जो है अलग अलग कल्चर्स को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो अलग अलग कल्चर को एक्सेप्ट करता है तो लॉन्गर टर्म में जो टॉलरेंस का पॉइंट है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज होता है। राइट, फिर आप बता सकते हैं कि अगर हम अलग अलग कल्चर के बारे में पढ़ेंगे तो हमें किसी भी फेक न्यूज का प्रॉब्लम्स नहीं होगा इस पर्टिकुलर चीजों में। राइट, एक दूसरे कल्चर के बारे में बेहतर समझ सकते हैं, तो हमें एक्जैक्टली पता होगा कि कौन सा कल्चर किस चीज को फॉलो करता है, किस चीज को आगे लेके चलता है। राइट, तो इस तरीके से हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाला कंसेप्ट समझा सकते हैं। उसके बाद आप बता सकते हो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को वे फॉरवर्ड या फिर सजेशन आप बता सकते हैं। तो सजेशन में हमने सबसे पहला चीज जो डिस्कस किया था वो ये था कि लोकल जो कंटेंट है, जो भी लोकल हमारे चीजें हैं, उसको आप स्टैंडर्ड कंटेंट, स्टैंडर्ड बुक के साथ इंटीग्रेट कर दो। तो कंटेंट इंटीग्रेशन का एग्जांपल आप दे सकते हो। ठीक है, सेकंड आप बता सकते हो कि पंचायत को आप अगर पावर दोगे तो पंचायत यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, तो आप इसके बारे में बता सकते हैं। थर्ड चीज आप क्रॉस लर्निंग के बारे में, याद होगा आपको, क्रॉस कल्चर लर्निंग के बारे में, वो भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो एज टू क्रॉस कल्चर लर्निंग क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। राइट, और फाइनली आप सजेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बता सकते हो। राइट, इस तरीके से कर सकते हो। राइट, तो इस तरीके से आप अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद जब आप अपने आंसर को एंड करने जाओगे तो आप वंस अगेन बताइए कि आफ्टर ऑल किस तरीके से, क्यों हेट्रोजेनिटी इंपॉर्टेंट है इंडिया के अंदर। सोसाइटी इतनी डाइवर्स है, सोसाइटी डाइवर्स है तो सबको हम एक ही चीजें नहीं सिखा सकते हैं, इसलिए सिखाने का सबसे बेस्ट तरीका एजुकेशन होता है। इसलिए हमें एजुकेशन को हेट्रोजेनियस बनाना है, और जैसे जैसे हम एजुकेशन को हेट्रोजेनियस बनाएंगे वैसे वैसे हमारा ह्यूमन का लर्निंग एक्सपीरियंस और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी दोनों चीजें हमारी यहाँ पर और ज्यादा वाइडन होनी स्टार्ट हो जाएगी। राइट, तो इस तरीके से आप अपने आंसर को अप्रोच कर सकते हैं। अब देखिए, एक चीज जो है वो ये है कि आपको इस पर्टिकुलर वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ साथ में एक मॉडल आंसर का पीडीएफ भी मिलता है। राइट, पीडीएफ मिलता है। उस पीडीएफ को इसलिए बनाया जाता है ताकि जो भी चीजें मैंने आपको आज स्लाइड्स में बताई हैं उन्हीं सब चीजों को कंपाइल करके वो पीडीएफ बनाया जाएगा। ठीक है, सो आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स वहां पर ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। इसलिए मैं आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर ये पर्टिकुलर अप्रोच नहीं बता रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली आपको जब ये मॉडल आंसर मिलता है तो हम कोशिश करते हैं कि अगर वो 150 वर्ड्स का है तो आपको 150 वर्ड्स के आसपास में ही वो पर्टिकुलर मॉडल आंसर मिले, ताकि आपको एक्जैक्टली पता चले कि आफ्टर ऑल किस तरीके से आपको वो आंसर लिखना है। ठीक है, और देखो कुछ मॉडल आंसर को हम ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब जैसे अगर आपको मॉडल आंसर मिलेगा और अगर 150 वर्ड्स लिखे होंगे तो हो सकता है कि आपको 200 या फिर 250 वर्ड्स तक का वो आंसर मिलेगा। उसका पीछे का रैशनल ये है, मेन रीजन ये है कि जैसे मान लो मैंने आपको यहाँ पर 5 डिफरेंट पॉइंट्स दिए और एग्जांपल ले लीजिए आपको मेंस के अंदर सेम क्वेश्चन लिखना पड़ जा रहा है, तो दिस इज नॉट गारंटीड कि आपको ये 5 पॉइंट्स याद रहेंगे। तो मान लो कि अगर 5 में से अगर आप पहला लास्ट पॉइंट भूल भी जाते हैं, 4 पॉइंट ही आप लिख पाते हैं, तो इसीलिए मैं आपको कुछ बफर्स देता हूं, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देने की कोशिश करता हूं, ताकि अगर आप उसमें से एक आध पॉइंट अगर दिमाग में ना भी आए लास्ट टाइम में, बिकॉज प्रेशर ज्यादा होता है मेंस में, तो अगर आप ना भी याद कर पाए 1-2 पॉइंट्स को तो भी आपका आंसर के अंदर डाइवर्स पॉइंट्स रहे, आप एटलीस्ट 3 से 4 पॉइंट्स तो लिखेंगे। राइट, यहां पर देखो जैसे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में हमने 3 पॉइंट डिस्कस किया, तो आप इनमें से कम 2 पॉइंट तो लिख ही दोगे। राइट, जरूरी नहीं है कि हर चीज को आंसर के अंदर लिखना है, बट ये थोड़ा सा डाइवर्स हम करने की इसलिए कोशिश करते हैं ताकि आपका आंसर डाइवर्स हो, आपके पास एक्स्ट्रा पॉइंट्स रहे। राइट, जस्ट इन केस अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद नहीं भी आ रहा है, मान लो पहला पॉइंट याद नहीं आ रहा है, तो आप सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इनमें से कोई चीज लिख सकते हो। राइट, सिमिलरली जो सजेशन के अंदर हमने 4 डिफरेंट सजेशन यहाँ पर रेडी किए हैं, बट जरूरी नहीं है कि चारों आपको लिखने हैं। आप यहाँ पर जो भी सबसे बेस्ट आपको 2 उस टाइम याद आएंगे, आप उन दोनों को अपने आंसर के अंदर मेंशन कर सकते हैं। राइट, सो उस तरीके को उस चीज को माइंड में रख करके हम आपको आंसर थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव बनाकर देते हैं, ताकि अगर आप एक आध पॉइंट भूल भी जाएं तो भी आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ सजेशंस रहने चाहिए, एम्पल अमाउंट ऑफ पॉइंट्स रहने चाहिए, ताकि आप अपने आंसर को एक बेटर आंसर बना सकें। आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो वाज बेनिफिशियल टू यू। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।